अस्सलाम स्टूडेंट्स अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का एरिया हमें इस वीडियो में कवर करना है। ज़रा जल्दी से इसको देख लेते हैं। एक और आसान सा एरिया है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, पहले तो हम नाम से ज़रा आइडेंटिफाई करें, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से आपके क्या ध्यान में आता है, मुझे बताएं। क्या हो रहा है? एक ना की रिपोर्ट बन रही है, सही है ना? एक ना की क्या बन रही है? रिपोर्ट बन रही है। सही है। किस चीज के लिए रिपोर्ट बन रही है? सस्टेनेबिलिटी के लिए रिपोर्ट बन रही है कि आपने सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या किया भाई, क्या किया। ठीक है ना? इसको जरा हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं बात को कि ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव जो जीआरआई इदारा है, उन्होंने क्या किया जी। उन्होंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करेगी हर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को ये रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए जिसमें बताया जाएगा इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ रहा है कि ये इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल, ये तीनों पिलर से सस्टेनेबिलिटी के, जो ऑलरेडी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है ना? ठीक है जी। और आगे क्या कह रहे हैं, बाय इट्स एबिलिटी एक्टिविटी जीआरआई आल्सो गिव्स प्रोवाइड सेक्टर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। सेक्टर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है जो कि आपको आगे नहीं, आज नहीं, सी फैप 3, जो आप नया वाला सस्टेनेबिलिटी का पेपर इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे, सी फैप 3 में जाएंगे तो वहां आपको एक पेपर मिलेगा, वहां पे इसके सेक्टर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टेलर्ड जीआरआई स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्री सच एज ऑयल एंड गैस। सही है। फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्रीकल्चरल, माइनिंग एंड टेक्सटाइल। तो ये अभी आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। ये इंशाल्लाह जब आप सी फैप 3 में जाओगे तो वहां पे आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमें बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज बताई जाएंगी, गवर्नेंस मॉडल बताया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट द लिंक बिटवीन स्ट्रेटजी एंड कमिटमेंट टू सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी। देखें, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमने सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना है, मगर हम एनजीओ नहीं है। हमने एनजीओ नहीं है, हमने अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी अलाइन करने हैं। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ और सस्टेनेबिलिटी के लिए अपनी कंपनी का दिवालिया निकाल दें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी और हमारी सस्टेनेबिलिटी अलाइन होनी चाहिए। जिस तरह ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नामंजूर है हमें कि हम जो है प्रॉफिट कमाने कमाने में ऐसे लग जाएं कि सस्टेनेबिलिटी का ख्याल ना रखें, फ्यूचर जनरेशन का ख्याल ना रखें, माहौलियाती आलूदगी, पोल्यूशन, इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल, इन सब चीज़ों का ख्याल ना रखें। इस तरह हमें ये मंजूर नहीं है। इस तरह हमें ये भी मंजूर नहीं है भाई, ये भी नहीं चाहते आपसे सस्टेनेबिलिटी वाले कि आप ये ना करना कि पता चला कंपनी को आपने बैंकरप्सी पे ले गए, पता चला प्रॉफिट 10 रुपए का हो रहा है और आपने सस्टेनेबिलिटी के लिए खर्चा 25 रुपए का कर दिया, तो बाकी 15 रुपए का खर्चा कहाँ से आएगा भैया? हाँ, उधार लेके करेंगे, लोन लेके करेंगे? नहीं भाई, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब है अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा पर्पज है जो आपको आगे भी नजर आएगा कि हमने दोनों चीजों को अलाइन रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रहना भी जरूरी है, और पहले ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहेगी, अपने जिंदा रहने के लिए पैसे कमाएगी, और उस पैसे कमाने के बाद थोड़ा बहुत हिस्सा सस्टेनेबिलिटी में लगा देगी। ठीक है जी। तो आप देखें, हमेशा पहले स्ट्रेटजी आएगी, ऑर्गेनाइजेशन का वेलबींग आएगा, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी की बातें आएंगी। ये आपको हर जगह नजर आएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम ऑफ डेटा कलेक्शन, कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सेज नेसेसरी टू प्रोड्यूस सच रिपोर्ट to improve performance. The data can be provided regularly to decision makers. Sustainability reporting can be considered synonymous with other terms for non-financial reporting such as triple bottom reporting, CSR reporting and more. ठीक है जी, कुछ और नाम भी हैं। सिनोनिमस मीन सिमिलर नाम है। एक नाम आता है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, एक नाम आता है ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग का, और एक आता है CSR रिपोर्टिंग का। ये भी मिलता जुलता है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जैसा है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग नहीं है, सिमिलर का मतलब है उस जैसा है, उस जैसा है। सही, सिनोनिमस मीन सिमिलर। ठीक है। नॉट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कंबाइंड विद बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। इस पे हम बात करूंगा। फाइनेंशियल डेटा भी आता है उसमें, नॉन फाइनेंशियल भी डेटा भी आता है, नंबर्स भी आते हैं, नॉन नंबर्स भी आते हैं। बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, सस्टेनेबिलिटी के बेनिफिट्स क्या है। ये पेपर में सवाल आ सकता है। देखिए, दो तरह के बेनिफिट्स हैं, एक इंटरनल बेनिफिट है, एक एक्सटर्नल बेनिफिट है। जो बेनिफिट है सस्टेनेबिलिटी के, वो दो तरह के हैं। एक्सटर्नल, देखें आप खुद सोचें ना, इंटरनली क्या होगा। एक्सटर्नल तो बहुत आसान है, रेपुटेशन बढ़ जाएगी, ब्रांड इमेज बढ़ जाएगी, लॉयल्टी बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इंटरनली क्या फायदा होगा? इंटरनली क्या फायदा होगा, सोचे ना जरा यार। ऑब्वियस ही बात है, आपको रिस्क अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, आप एफिशिएंट बन जाएंगे। जब आप रिसोर्सेज नहीं वेस्ट करेंगे, पानी ज़ाया नहीं करेंगे, मटेरियल ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब है आप एफिशिएंसी लगा रहे हैं ना, एफिशिएंसी लेके आएंगे तो कॉस्ट सेविंग भी होगी। आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ जी, हम एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। क्या ख्याल है? और इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ये कि क्लियर स्ट्रेटेजी होगी कि भाई हमने करना क्या है। ये नहीं कि जब कोई
प्रेशर ग्रुप आया, एनजीओ ने मुजाहरे शुरू कर दिए, तो हमने उस वक्त सस्टेनेबिलिटी के लिए काम शुरू कर दिया। और जैसे ही एनजीओ घर चले गई, किसी ने कुछ नहीं बोला, तो हमने वापस पोल्यूशन शुरू कर दी, वापस हमने जो है वो क्या कहते हैं सोसाइटी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है, एक क्लियर स्ट्रेटजी होनी कि हमने भाई यही करना है, और आइंदा चाहे कोई हमसे कहे ना कहे, चाहे कोई एनजीओ हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करे ना करे, चाहे अखबार में हमारे खिलाफ न्यूज आए ना आए, हमने हर हाल में सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करना है। और बहुत बड़ा फायदा ये भी हो जाता है कि आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं चीजें, ठीक है। रिड्यूसिंग कॉस्ट, देखें ये सारी काफी से लिखी हुई है, रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, बेंचमार्क देयर, बेंचमार्क हो जाता है। क्या बेंचमार्क हो जाता है? सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस अगेंस्ट लॉज, नॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। बेंचमार्किंग हो जाएगी, स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि हमने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को फॉलो करना है, हमने ठान ली है, तो हमने लॉज को भी फॉलो करने, रूल्स को भी फॉलो करने, रेगुलेशन को भी फॉलो करने, नॉर्म्स को भी फॉलो करना है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना है, ठीक है जी। और फिर हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इंटरनली अगर हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं, पॉलिसीज वगैरह में इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो फिर हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिसाइज इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंट फेलियर एंड कंपेयर परफॉर्मेंस इंटरनली अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्टर। अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन और सेक्टर भी हमारी परफॉर्मेंस मेजर हो सकती है अगर हम इंटरनली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फॉलो करें। एक्सटर्नली क्या फायदा होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ब्रांड रेपुटेशन आ जाएगी, ब्रांड लॉयल्टी आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। हाँ, इनेबल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से हमारा जो है ना वो अच्छा राब्ता हो जाएगा, सही है ना। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रू ऑर्गेनाइजेशन, जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है, एथिकल लोग हैं, सस्टेनेबिलिटी काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेशन सराउंडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देख के सारे फैसले करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देख के सारे काम करते हैं, तो ये भी हमारे बारे में एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा मार्केट में। तो इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल में ज्यादा तो रेपुटेशन, गुडविल, लॉयल्टी, ये सारी चीजें जो है मैं कहूँगा आएंगी, ठीक है। इंटरनल में मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट सेविंग, एफिशिएंसी जो है ये भी आ सकती है, और आपके बेंचमार्किंग वगैरह हो सकते हैं, स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, मेजरिंग द कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। हम ये क्यों मेजर करना चाहते हैं, सवाल है। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी को हम मेजर करते हैं, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, मगर 3 लेवल पहले पढ़ लेते हैं। 3 लेवल ऑफ सस्टेनेबिलिटी है। पहला है मैक्रो लेवल, दूसरा है मैसो लेवल। मैसो लेवल नई चीज है, एक मैक्रो होता था, एक माइक्रो होता था, एक नई चीज है कि मैसो। ये मैसी नहीं है भाई, लोनल मैसी नहीं है ये फुटबॉल का प्लेयर, मैसो नहीं है, मैसो है, मैसी नहीं है। मैसो की स्पेलिंग अलग है, मैसी की स्पेलिंग अलग है, ये ना फुटबॉल पे चले जाओ आप लोग। खैर, मैक्रो लेवल सस्टेनेबिलिटी मेजर। मैक्रो लेवल, मैक्रो क्या क्या मतलब होता है? अपने आप से पूछो ना यार, अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, व्हाट इज मैक्रो। एक होता है माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक, बारीक बीनी से देखना। एक होता है मैक्रो, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्क है ना भाई दोनों। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है मेजरमेंट ऑपरेट एट द स्केल ऑफ नेशन, और स्केल ऑफ नेशंस, बड़े बड़े नेशंस के लेवल पे ग्लोबल फोकस है, इंटरनेशनल लेवल की बातें हो रही हैं, पॉलिटिशियंस लेवल की बातें हो रही हैं, ब्यूरोक्रेसी लेवल की बातें हो रही हैं, इंडिकेटेड जीडीपी, पूरी कंट्री का जीडीपी होता है, कंट्री लेवल पे बातें हो रही हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई, ये भी चीज होती है, गूगल करके देख लेना। एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इससे आप असेस करते हो अपने ग्लोब सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड को। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप मैक्रो लेवल पे जा रहे हो, आप मैक्रो लेवल पे जा रहे हो, बिल्कुल बड़े लेवल पे जा रहे हो, बिल्कुल एक्सट्रीम बड़े हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हो, क्योंकि आपने पूरे कंट्री के जीडीपी को देख के फैसला करना है कि हमारा जीडीपी कितना बढ़ रहा है, उसमें सस्टेनेबिलिटी का कोई रोल है भी या नहीं, या माहौलियाती आलूदगी को बढ़ा बढ़ा के जीडीपी बढ़ा रहे हैं, तो ये तो फिर लॉन्ग टर्म में घाटा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी हमारे एनवायरमेंट की। The United Nations Sustainable Development Goals (SDG), United Nations Sustainable Development Goal (SDG) serve as a prominent framework at this level. फ्रेमवर्क समझते हैं, जो बेंचमार्क है वो पे इनका यूनाइटेड नेशन वालों का फॉलो होगा, क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ऑफरिंग a set of global targets and indicated to guide major progress towards sustainable development worldwide. वर्ल्ड देखें, वर्ड आ गया, वर्ड आ गया, मैक्रो के लिए वर्ड आ गया, वर्ल्ड वाइड का वर्ड आ गया, इंटरनेशनल का वर्ड आ गया, आईसीसी लेवल की चीज हो गई ना। अच्छा, एक होती है मेसो लेवल। व्हाट इज दिस मेसो लेवल? ये आपको आना चाहिए। मेसो लेवल सस्टेनेबिलिटी, मेसो लेवल सस्टेनेबिलिटी मेजरमेंट फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रीज, रीजन्स, इंटरकनेक्टेड एंटिटीज, industries, regions, interconnected entities such as ecological, eco-industrial parks, analyzing collaboration, shared resources, broader ecosystem in which organization operate। देखिए, 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में आ गए, अब आप कंट्री से निकल के इंडस्ट्रीज पे आ गए, रीजन्स पे आ गए, फाटा रीजन हो गया, पंजाब रीजन हो गया, सिंध रीजन हो गया, इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, इंटरकनेक्टेड एंटिटीज, ये आप मैसो लेवल पे आ गए हो। देखो, माइक्रो बहुत बड़ा था,
मैसो फिर भी थोड़ा इंडस्ट्री लेवल पे है, अभी माइक्रो माइक्रो पे जाओगे तो माइक्रो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चले जाएगा, अंदर के लेवल अंदरूनी लेवल पे चले जाएगा, प्रोसेस लेवल पे चले जाएगा। सही है ना, मैं चलो दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ, ये आपका जो है वो इंडिविजुअल एंटिटी के लेवल पे चला जाएगा। ठीक है ना, रिसोर्स कितना यूज कर रहे हैं, कितना पानी जाया कर रहे हैं, कितना वेस्ट डाइवर्ट करें, कितनी जो है वेस्टेज को कम करें, कितना एनर्जी एफिशिएंसी काम करें, इंडिविजुअल एंटिटी, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल। तो तीन लेवल क्या हो गए, एक हो गया माइक्रो लेवल, एक होता है मेसो लेवल, एक होता है माइक्रो लेवल। ठीक है, बात समझ आ रही है? देखो मेसो लेवल समझ लो इंडस्ट्री लेवल पे, रीजन लेवल पे, इंटरकनेक्टेड एंटिटी लेवल। अच्छा जी। ठीक है जी, तो ये तीन मैंने आपको बता दिए लेवल। तो आपको अगर इंडिविजुअल एंटिटी लेवल पे बात करनी हो, एंग्रो लेवल पे बात करनी हो तो आप माइक्रो पे जाएंगे, इंडस्ट्रीज लेवल पे बात करनी हो, रीजनल लेवल पे बात करनी हो तो मैसो लेवल पे जाएंगे, और अगर आपने ग्लोबल लेवल पे बात करनी हो, वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करनी हो, ठीक है ना, तो आप यूएन के स्टैंडर्ड्स और ये जीडी, ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं से बड़े बड़े स्टैंडर्ड जो हैं वो आप फॉलो करेंगे, जीडीपी, एचडीआई, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। सही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई दो तरह की अप्रोचेज हैं सस्टेनेबिलिटी को मेजर करने के लिए। बहुत ही आसान, नाम उसको पता होना चाहिए, पेपर में आया तो बहुत आसानी से लिख दोगे। एक होती है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल अप्रोच, जैसे आपके जो मार्क्स आते हैं वो क्वांटिटेटिव अप्रोच है ना, मार्क्स जो आते हैं। सही है ना, न्यूमेरिकल अप्रोच। इसके लिए एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल, बोल्ड भी हुआ है। और एक होती है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच जाहिर सी बात है फिर न्यूमेरिकल नहीं होगी, नॉन न्यूमेरिकल होगी। ठीक है ना, आपका वजन कितना है, आपकी हाइट कितनी है, ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। आप कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, कितने मीठे हैं, ये क्वालिटेटिव अप्रोच है। सही है। तो अब यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या आ रहा है जी, डेटा बेस्ड परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफरिंग अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्टिव वे टू मॉनिटर प्रोग्रेस। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव वे, एक्चुअल वे जो है वो है, दूध का दूध पानी का पानी, ब्लैक एंड व्हाइट। फॉर एग्जाम्पल टोटल ग्रीन हाउस गैस emission कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। जितना आपने कार्बन इमिट किया इसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। नाम सुने कभी जिंदगी में? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कितने केजी आपने कार्बन इमिट किया है, कितने किलो आपने पोल्यूशन की है। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। कार्बन फुटप्रिंट ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? नहीं जी, कोशिश की जाती है कम से कम होना चाहिए, पोल्यूशन कम से कम होनी चाहिए। ठीक है जी, कार्बन फुटप्रिंट एक मिसाल है, ग्रीन हाउस गैसेस कितनी इमिट हुई, ये मिसाल है। कितने किलो वाट आपने एनर्जी इस्तेमाल की, तेल जला के, गैस जला के। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव है। कितना आपने पानी बहाया मेट्रिक टन्स में, ये क्वांटिटेटिव है। जितना ज्यादा पानी बहाएंगे आप उतना पानी कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब है जो न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच है, जितना आपने कंजप्शन की है, नुकसान की है, उसकी क्वांटिटी मेजर अगर हो सकती है, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी। पानी कम से कम कंज्यूम होना चाहिए, बिजली कम से कम होनी चाहिए, फ्रेंडली आपको बिजली प्रोड्यूस करनी है, कितना आपने मेगावाट एयर टरबाइन से या सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, दिस इज क्वांटिटेटिव। तो सर क्वालिटेटिव भी बता दीजिए। क्वालिटेटिव में वर्ड है नॉन न्यूमेरिकल, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्चुअल इंसाइट। अखबार में खबर छप गई कि यूनिलीवर ने तो खराब पानी पिला दिया मिनरल वाटर के नाम पे, क्वालिटेटिव। यूनिलीवर ने तो फैक्ट्री लगा दी जिससे फॉरेस्ट हमारा मुतासर हो गया, फॉरेस्ट को काट दिया गया ताकि यूनिलीवर को जगह प्रोवाइड किया जाए नई फैक्ट्री लगाने की। क्वालिटेटिव अप्रोच। हाँ, ठीक है जी। तो प्रोवाइडिंग ए मोर नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस, दिस अप्रोच कलेक्ट्स and analyzes the data from diverse sources such as surveys, interviews, focus groups, ethnographic notes, photographs, drawings। सर ये समझ आया, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ सर, ये काम की चीज है हमारी, ये आपने सही बात बताई ना हमें। हाँ जी, व्हाट्सएप पे चैट चेक कर ली आपकी हमने, ये क्वालिटेटिव अप्रोच है। हम्म। ठीक है जी, कोई वीडियो आ गई सोशल मीडिया पे फला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि जी देखें जी ये
एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं और ये देखें पर्दे के ये कैमरे की आंख ने कैप्चर कर लिया, मीडिया वाली सीधा बात करते हैं ना भाई। ठीक है, खैर। क्वालिटेटिव डेटा प्लेज अ वाइटल रोल इन आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग पैटर्न, थीम्स, व्यूज, फीलिंग्स एंड मीनिंग दैट आर नॉट इजी कैप्चर्ड बाय न्यूमेरिकल डेटा। देखिए न्यूमेरिकल में हर चीज नहीं आ सकती ना, ये बात हमें समझनी होगी। हर चीज न्यूमेरिकल में नहीं आ सकती, तो वो जो चीज न्यूमेरिकल में कैप्चर नहीं हो सकती वो फिर इस तरीके से कैप्चर कर दी जाती है। कौन सी अप्रोच बेहतर है जी? कोई अप्रोच बेहतर नहीं है। एक होती है मिक्स्ड अप्रोच, जिसमें हम दोनों पे बात करें। मिक्स अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच पे भी बात करें, क्वांटिटेटिव पे भी बात करें, ये बेस्ट अप्रोच है। दिस मिक्स अप्रोच द बेस्ट। ठीक है, दोनों पे हम काम करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा भी देखेंगे, क्वालिटेटिव भी देखेंगे। अच्छा, अब रीजन क्यों, लास्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्यों मेजर करते हैं, ये सारा क्यों गेम करते हैं। फिर ईएसजी फ्रेमवर्क रह जाएगा, वो कोशिश करेंगे अगले वीडियो में करके, यार ये खत्म ही करते हैं। मेरे सस्टेनेबिलिटी की को मेजर क्यों किया जाता है, क्यों मेजर किया जाता है, इसके कुछ रीजन दिए हुए हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये बात हो रही थी आपसे कि भाई ये 5 फायदे हैं जो आपको पेपर में लिखने को आ सकते हैं, मैसो लेवल सस्टेनेबिलिटी के 5 फायदे। देखो एक इंटरनल एक्सटर्नल था, वो खत्म हो गई कहानी ना। अब आ जाओ मैसो लेवल सस्टेनेबिलिटी, और बड़े लॉजिकल है। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल बातें थोड़ी हो रही हैं यार, मुश्किल बातें हो रही हैं क्या। सस्टेनेबिलिटी को मेजर करने से हमें क्या फायदा होगा, चलो मैं आपसे पूछता हूँ क्या फायदा होगा। देखो जब तक मैं सस्टेनेबिलिटी को मेजर नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा मैं ट्रैक पे चल रहा हूँ नहीं चल रहा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप जब तक ये चेक ही नहीं करोगे कि यार आपके लेक्चर सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, आपको कैसे चलेगा? जब तक अपनी परफॉर्मेंस मेजर नहीं करोगे कि मैंने यार लेट से एक हफ्ता हो गया मुझे एडमिशन लिए हुए, मैंने कितने लेक्चर लिए, अगर मैंने 7 लेक्चर भी नहीं लिए, सिर्फ 2 लेक्चर लिए, तो यार ये तो फिर इसका मतलब मेरी परफॉर्मेंस बहुत खराब जा रही है। तो ये उसी वक्त होगा ना जब आप परफॉर्मेंस मेजर करोगे कि हाँ यार मैं अभी देखता हूँ कि टोटल लेक्चर कितने थे मेरे पोर्टल पे और मैंने कितने लेक्चर ले लिए। हम BFD वालों को, C4 वालों को पूरा प्लान बना के देते हैं। SBF हो गया अब तो उसका नाम। पूरा प्लान बना के देते हैं डेट वाइज, ताकि वो पेजर परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। और जब वो परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे तो पता चलेगा ना, जब मेजरमेंट होगी तो पता चलेगा ना। देखो आपको अपना वजन पता चलेगा तो फिर आप परफॉर्मेंस मेजर करोगे ना कि आपको डाइटिंग करनी है या आपको अपनी डाइट बढ़ानी है। अब आप अपना वजन मेजर ही नहीं करते, आप कहते हो नहीं यार कोई बात नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है, जैसा वजन है सब मैं खुश हूँ। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, माशाल्लाह आप खुश हैं, मगर अपना वजन तो मेजर करें। जब वजन मेजर करेंगे तो पता चलेगा आप अंडर वेट है या ओवर वेट है, तो ही तो पता चलेगा प्रोग्रेस क्या है। आपको अपना वजन बढ़ाना है तो भी पता चल जाएगा, और आपको अगर अपना वजन कम करना है तो भी पता चल जाएगा कि यार मैं मेजर कर रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, डायरेक्शन क्या सेट हो रही है। तो सेम वो सस्टेनेबिलिटी एज वेल, कि जब मैं मेजर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई मैं गेज कर सकता हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैं मेजर कर सकता हूँ कि क्या मैं अपना इफेक्टिवली सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव ले रहा हूँ नहीं ले रहा। ठीक है जी। डिफाइन क्लियर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक क्लियर डिफाइन करें कि भाई क्या क्या चीजें आपने करनी है, क्या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, क्या क्या आपके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए। फिर डेटा कलेक्ट कर लीजिए दूसरे नंबर पे, और फिर उसके बाद आप अपना स्नैपशॉट ले लीजिए सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस का, कि आप अभी कहाँ खड़े हुए हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ खड़े हुए हैं। इससे ट्रैक होगा कि भाई आप अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो आपने गोल्स थे वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे। और कंटिन्यूसली फिर आप उसकी असेसमेंट करते रहें ताकि इंप्रूवमेंट आए। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, ये इन्होंने एग्जांपल भी दी है कि एक कंपनी है, उसको अगर ट्रैक करना है कि भाई एनर्जी कंजप्शन जो है वो कैसी इनएफिशिएंट हो रही है नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी लगाएगा, और फिर उसके बाद अगर उसको लग रहा है कि यार नहीं अभी मैं नहीं आ रहा, तो और एनर्जी सेविंग को इंकरेज करेगा, सोलर पैनल पे जाएगा, एयर विंड पे जाएगा, विंड टर्बाइन पे जाएगा। तो खैर पहला तो ये हो गया कि भाई परफॉर्मेंस मेजर उसी वक्त होगी जब मैं मेजर करूंगा तो परफॉर्मेंस मेजर होगी, वरना नहीं होगी। दूसरा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स को हमने पीछे पढ़ लिया, मेंडेलोज में ही पढ़ा था, उसके बाद भी पढ़ा था कि स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन को हमें मैनेज करना होता है। ठीक है जी। तो मैं जो है वो स्टेक होल्डर को भी फिर इन्वॉल्व करूंगा, मैं जब सस्टेनेबिलिटी मेजर करूंगा तो हर एंगल से करूंगा, हर स्टेक होल्डर के एंगल से करूंगा। ठीक है जी। तो क्या मैं अपने एक्सपेक्टेशन मीट कर पा रहा हूँ अपने कंज्यूमर्स की, अपने इन्वेस्टर्स की? हाँ, मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करूँ। कस्टमर भी, आपको मैंने पीछे बताया था, कुछ कंज्यूमर होते हैं जो सर्टिफिकेट वगैरह मांगते हैं, ISO सर्टिफिकेशन मांगते हैं बाकायदा, क्या एनर्जी सर्टिफिकेशन मांगते हैं, याद है? हमने पढ़ा था, ग्रीन वॉशिंग भी पढ़ा था, याद है? हाँ, बात याद आ रही है? पीछे सारी चीजें देखो कनेक्टेड है, पीछे नहीं पढ़ा सही तरीके से, ऐसे ही गुजार दिया तो भाई फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। खैर, अल्टीमेटली मेजरेबल सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस एनहांसेस ब्रांड रेपुटेशन। आप सस्टेनेबिलिटी मेजर कर रहे हो जिससे आपको लग रहा है हाँ यार मैं अच्छी सस्टेनेबिलिटी की डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, तो आपका ब्रांड रेपुटेशन बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी तो फिर आप लॉसेज वगैरह को कम कर रहे होगे, एफिशिएंसी पे काम कर रहे होगे। For example, retail company that tracks and reports reduction in use of plastic packaging can gain customer loyalty and improve its brand image.
आपने नाइकी ने कहा भाई अब हम प्लास्टिक का थैला नहीं देते, जूतों के साथ प्लास्टिक का थैला नहीं देते, प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। उन्होंने ये जो है ना पब्लिसाइज करना शुरू कर दिया, तो ब्रांड इमेज बढ़ गई उनकी यार। बैलेंसिंग ट्रेड ऑफ भी आजकल कौन सी है यार, चेज है ना, चेज। चेज भी जो है वो थैली नहीं देता, कहता है ये पेपर बैग, वो पेपर कह रहा हूँ, क्लोथ बैग का खरीदो, 50 रुपए का थैला खरीदो मुझसे, 10 रुपए का थैला खरीदो। वो अलग बात है, वो थैला बेच रहा है मैं। मगर बात दूसरी तरफ ये भी है, वो कह सकता है, मार्केट कह सकता है कि देखो मैंने प्लास्टिक के शॉपिंग बैग बंद कर दिए। अच्छा, बैलेंसिंग ट्रेड ऑफ ये इंपॉर्टेंट है यार। देखिए हमने पता 3 पिलर है सस्टेनेबिलिटी के। बैलेंसिंग ट्रेड ऑफ, बैलेंसिंग मतलब है बैलेंस करना, और ट्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी को छोड़ना। हमें पता है इन्वायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक में कुछ ट्रेड ऑफ है। अगर मैं अपना इकोनॉमी अच्छी करना चाहूंगा, प्रॉफिट बढ़ाना चाहूंगा, पैसे कमाना चाहूंगा, तो मेरा सोशल और इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है ना, फिर मैं सोसाइटी के भी नहीं सोचूंगा, फिर मैं इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ता है, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, यानी कि चॉइस करनी पड़ती है कि ठीक है अगर मैं सोसाइटी और इकोनॉमिक के लिए सोच रहा हूँ तो मुझे अपने सोसाइटी और इन्वायरमेंटल के लिए सोच रहा हूँ तो मुझे अपने इकोनॉमिक को फॉरगॉन करना पड़ेगा, ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। तो मगर बैलेंस भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका सारा सारा पैसा जो है वो बह जाए सस्टेनेबिलिटी के लिए, आप कुछ कमा ही ना सको, ऐसा नहीं है। सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो जब तक आप मेजर नहीं करोगे परफॉर्मेंस को, तब तक बैलेंस कैसे होगा? अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी सस्टेनेबिलिटी अच्छी जा रही है तो ठीक है, इट मीन गुड। बट अगर आपको लग रहा नहीं है सस्टेनेबिलिटी खराब हो रही है इकोनॉमिक्स के चक्कर में, तो फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सही है ना? इन्होंने यूनिलीवर की एग्जांपल दी है, ठीक है। ये देख रहे हैं कि भाई ये आपको कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने के लिए ये काम करना पड़ेगा। जब तक आप मेजर नहीं करोगे ये बैलेंस नहीं कर सकते, ये सेट ऑफ को बैलेंस नहीं कर सकते, ट्रेड ऑफ को बैलेंस नहीं कर सकते। इन्होंने देखा एक बात भी की यूनिलीवर के बारे में, यूनिलीवर यूजेस सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स टू डिसाइड वेदर टू रीफॉर्मुलेट प्रोडक्ट्स विद इको फ्रेंडली इंग्रेडिएंट, बैलेंसिंग कॉस्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। तो ये प्रैक्टिकल है, यूनिलीवर भी ये कर रहा है। मीटिंग द रिक्वायरमेंट, ये भी पता चल जाए कि यार क्या आप गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, क्या आप रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। रेगुलेटर को तो आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे। आपने कुछ केपीआई बनाया होता है, केपीआई याद आ रहा है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे, केपीआई पढ़ा चुका हूँ, कोर कॉम्पिटेंस वाले टॉपिक में, आई गेस हमने केपीआई पढ़ लिया था। सही है ना? कोर कॉम्पिटेंस केपीआई ये सारा हमने पढ़ा था। तो इस तरह सस्टेनेबिलिटी के भी केपीआई होते हैं। तो क्या वो केपीआई अचीव हो रहे नहीं हो रहे, क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही नहीं हो रही, इससे फायदा क्या होता है कि फाइन्स और पेनल्टी हमारी बच जाती है। जब हम रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी मेजर करेंगे, तो उसका मतलब हम रिक्वायरमेंट मीट करें, जब भी तो मेजर हो रहा है। अगर मैंने कुछ पढ़ा होगा तो मेरे टेस्ट में मार्क्स आएंगे ना, अगर मैंने कुछ मेहनत की होगी तो भी टेस्ट में मार्क्स आएंगे ना, मैंने कुछ सस्टेनेबिलिटी के लिए काम किया होगा जब भी तो मैं कोई मेजरमेंट कराऊंगा ना सस्टेनेबिलिटी की, वरना मैं नील बटा नील पे क्या मेजर करूंगा यार। तो अगर मैं सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहा हूं और उसको मैंने मेजर भी कर लिया, तो उससे फायदा क्या हुआ, मेरे फाइन्स बढ़ गए, बच गए, मेरी पेनल्टी बच गई, मेरी ब्रांड इमेज अच्छी हो गई, मेरी रेगुलेटरी कंप्लायंस अच्छी हो गई। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंप्रूव कम्युनिकेशन। जो आप सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी आप जो है ना कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करते हैं, क्योंकि साइलो में बैठ के नहीं होता। आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि भैया तुमने कितनी एनर्जी सेविंग टेक्निक्स लगाई, कितनी पोल्यूशन पे कंट्रोल किया। आपको सेल्स वालों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि आपने अनएथिकल प्रैक्टिस तो नहीं की सेल करने के लिए। आपको एचआर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि आपने डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं की। याद आ रहा है पीछे हमने पढ़ा था, सोशल पिलर था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, सबको इक्वल मौका देना है, चाहे किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से, किसी भी कलर से, किसी भी क्रीड से जो है ताल्लुक को, आपने सबको इक्वल मौका देना है। याद आ रही है बात आपको? तो जब आप ये सारी बातें करोगे, आप एचआर को इन्वॉल्व करोगे, आप सेल्स को इन्वॉल्व करोगे, आप फाइनेंस को इन्वॉल्व करोगे, फाइनेंस तो वैसे ही इन्वॉल्व, आप प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करोगे, तो इंटरनली आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी, साइलो में काम नहीं होगा। साइलो समझते हो? अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के काम नहीं होगा भाई, फिर कम्युनिकेशन के साथ काम होगा। कम्युनिकेशन के अपने बेनिफिट्स होते हैं, ये बात आपको पता है। Further, measuring the corporate sustainability act as a valuable tool for influencing public opinion, for raising broader awareness among members of society about cultural importance sustainability। तो आप सिर्फ इंटरनली नहीं, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी। चले जी, यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो को। इंशाल्लाह लास्ट वीडियो होगा, उसमें ईएसजी फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इतना मुश्किल नहीं है, मुझे उम्मीद है थोड़ा सा हम इसको ठंडे दिल से देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।